आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ज्ञान सुधा सक्सेस साथी में आपका स्वागत है। आज का विषय साहित्य की विविध विधाएं। हम आरंभ करते हैं। साहित्य की विविध विधाएं जानने के लिए इसलिए जरूरी है कि प्रतियोगी परीक्षाएं कुछ खास सवाल किए जा सकते हैं। साहित्य की विधाओं में क्या क्या आते हैं, हम संक्षेप में ये देखने का यहां प्रयास करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम जाने कि विधाएं क्या होती है, सबसे पहले हम ये जाने कि साहित्य क्या होता है। साहित्य की परिभाषा मोटी मोटी शाब्दिक अर्थ साहित्य का क्या है। साहित्य में सहित प्लस यथ प्रत्यय, इसका अर्थ क्या निकलता है। शब्द का अर्थ में अर्थ के स्वभाव से पूर्ण होना। संस्कृत में इसे यूं कहा गया है, सहितेन भाव स साहित्यम, हित के भावों से भरे होना है। यानी कोई सी भी विधा क्यों न हो, हर एक विधा हित के भाव से परिपूर्ण होगी। हम प्रेमचंद साहित्य में कथा साहित्य के सम्राट कहलाते हैं। उन्होंने साहित्य को जीवन की आलोचना बताया है। ये एक गूढ़ पारिभाषिक शब्द है, लेकिन बहुत कुछ कह रहा है समझने के लिए हमें कि जीवन को समझने का, समझाने का, एहसास करने का प्रयास साहित्य के माध्यम से पाठक को सहज ही सुलभ होता है। दूसरे शब्दों में कहें, साहित्य के स्वाध्याय से पाठक मनुष्य बनने की ओर अग्रसर होता है, या मनुष्य अपने जीवन के दुख कष्टों से पल भर के लिए मुक्त हो जाया करता है जब वो साहित्य का स्वाध्याय करता है। साहित्य की कितनी विधाएं होती है और इन विधाओं को पहचानने के क्या तरीके, क्या तत्व है, इसे हम आज यहां जान सकेंगे। साहित्य को काव्य मानते हुए मुख्य भेद अगर करेंगे तो दो भेद हुआ करते हैं, श्रव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य यानी सुना जाने वाला, और दृश्य वो जो देखा जा सकता है। और इन दोनों रूपों में नाटक के अलावा सभी विधाएं सुनी जा सकती है। नाटक ही है एकमात्र जो देखने पर ही आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। मंचन जब होता है तो आंखों की जरूरत पड़ती है। बाकी श्रव्य काव्य है जो कानों से सुनाई देता है। तो नाटक में आंखों की जरूरत पड़ती है। हम साहित्य को तीन भागों में बांटकर देख सकते हैं, काव्य, दूसरा गद्य, और इन दोनों से मिलकर के जो बनता है मिश्रित, जिसे चंपू काव्य कहेंगे। और काव्य के भी दो रूप हो जाते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। आगे चल करके इनके बारे में भी हम विवरण से देख सकेंगे। प्रबंध काव्य को समझने के लिए इसके भी दो भेदों से गुजरते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। महाकाव्य आदिकाल से लिखा जा रहा है। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, और रामायण को फिर बाद में रामचरितमानस के रूप में तुलसीदास ने लिखा। राम पर जो लिखा गया वो महाकाव्य विस्तृत, विशाल पैमाने पर। यही महाकाव्य आगे चलकर के आज तक खंड काव्य के रूप में
सामने आते हैं। हम वापस प्रबंध काव्य के दूसरे रूप, दो भाग यानी दूसरा भाग मुक्त काव्य, मुक्त काव्य के तीन भेद पाते हैं, पद, प्रगीत और कविता। अगला गद्य साहित्य। गद्य साहित्य के तीन भाग करते ही हम सारी विधाओं में प्रवेश कर जाते हैं। गद्य साहित्य में नाटक, कथा साहित्य और गद्य के अन्य विविध रूप, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। नाटक के अंतर्गत आते हैं और चार रूपों में देख सकते हैं। इसका बड़ा रूप है नाटक, जो कई अंकों में कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। और जब वो एक ही अंक में लिखा जाता है, छोटे रूप में लिखा जाता है, तब उसे एकांकी कहा जाता है। एक ही अंक में पूर्ण हो जाती है वो एकांकी, और जिसमें कई अंक होंगे वो नाटक हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे उपन्यास और कहानी होती है, और इसके छोटे रूप प्रहसन और भाण। अगला, जिसे हम कथा साहित्य के दो रूप कहते हैं, इन कथा साहित्य के दो रूप में उपन्यास और कहानी आती है। कथा साहित्य जिसे कहते हैं, कथा तत्व जिसमें होता है, वो कहानी और उपन्यास में हुआ करता है। तब हम संक्षेप में ये समझें कि आखिर उपन्यास और कहानी में कथा तत्व होता है, तो अंतर क्या है इसमें। इस अंतर को तो पूरे विवरण के साथ विस्तार से समझा जा सकता है, लेकिन हम यहां संक्षेप में इतना समझ सकते हैं, और समझने के लिए हमारे पास है प्रेमचंद की दी हुई ये परिभाषा। मानव चरित्र का चित्र को पेश करते हैं ये दोनों ही रूप, और साहित्य का अन्यतम महत्वपूर्ण रूप है, जिसके अधिकांश पाठक होते हैं, जिसका आधार कथा है। और कथा भी किस तरह से, जो चाहे मनुष्य या मनुष्यतर जीव या निर्जीव प्रकृति की सच्ची हो या कल्पित, यानी कथा साहित्य में मनुष्य और मनुष्यतर दोनों शामिल होंगे, बल्कि निर्जीव प्रकृति भी, वो सच्ची हो या कल्पित हो सकती है। कहानी में जीवन के किसी अंग व मनोभाव का प्रदर्शन होता है। अब हम ये देख सकते हैं कि उपन्यास और कहानी में अंतर किस तरह से देखेंगे, जबकि दोनों के छह तत्व समान रूप से होते हैं। तो मोटे तौर पर इतना कह सकते हैं कि कहानी छोटा रूप है, लघु रूप है, और उपन्यास उसका विस्तार व्यापक पैमाने पर है, जहां पात्रों का समग्र रूप से चित्रण होता है, समाज का, परिवेश का, सब कुछ विस्तार में आता है। कहानी कई रूपों में सामने आई। देश आजाद हुआ तो नई कहानी हमारे सामने राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर तीनों ने मिलकर के एक नई कहानी का एक रूप पेश किया। फिर आगे चल करके कहानी का दौर आया। कहानीकारों का एक तरह से आंदोलन चला, उसमें सचेतन कहानी, समांतर कहानी, सहज कहानी, जनवादी, प्रगतिवादी, जो मार्क्सवादी विचारों से ओतप्रोत रही, उसे जनवादी कहानी कहा गया। प्रबंध काव्य के बतौर हम देख चुके हैं महाकाव्य और खंड काव्य आते हैं। महाकाव्य के बारे में आप सुनते रहे हैं, रामायण और महाभारत को लेकर के, जिसे महाकाव्य कहते हैं, भारतीय संस्कृति और साहित्य का एक ऐसा नमूना जिसे साक्षर, निरक्षर, अनपढ़ भी समझते हैं, पढ़े लिखे ही नहीं। लेकिन खंड काव्य क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, और इसके किस तरह के रूप हो सकते हैं वो भी, और महाकाव्य इसके किस तरह से अलग होता है। तो ये देखिए, महाकाव्य की तुलना में संपूर्ण जीवन का चित्रण नहीं होता,
अपितु खंड जीवन की अभिव्यक्ति मिलती है खंड काव्य में। इसलिए खंड काव्य जब कहा जा रहा है तो सीधे से इसका अर्थ निकलता है जीवन का छोटा रूप, यानी खंड, टुकड़े में छोटा हिस्सा। अब देख सकते हैं हम कि खंड काव्य के दो भेद किए जा सकते हैं। पहला, जिसे संघात कहेंगे, संघात अर्थात एकार्थ, जो एक ही छंद में पूर्ण हो जाता है। और अगर एक से अधिक छंद है तो उसका नाम रखा अनेकार्थ। विविध छंदी होंगे, विविध भावों में जीवन के एक अंश का ही वर्णन होगा तो खंड का ही वर्णन, अंश का ही वर्णन, लेकिन छंद और भाव बदल जाएंगे। भाव और छंद एक से अधिक हो सकते हैं। हिंदी साहित्य के प्रमुख खंड काव्यों के बारे में हम थोड़ा परिचित हो सकते हैं। खंड काव्य आदिकाल से लिखे जाने लगे। इससे पहले महाकाव्य लिखे जा रहे थे। एक तरह से काव्य का ये बड़ा रूप महाकाव्य, जो आदिकालीन कवि वाल्मीकि से आरंभ होता है और राम के चरित्र पर होता है। बाद में खंड काव्य लिखने का आरंभ आदिकाल से हो जाता है, और आदिकाल की जो प्रवृत्ति रही साहित्य की, ठीक वही प्रवृत्ति खंड काव्य में भी दिखाई देती है। प्रेम प्रधान खंड काव्य और वीर रस प्रधान खंड काव्य लिखे जाते हैं। प्रेम प्रधान रस खंड काव्य में अब्दुल रहमान का संदेश रासक, नरपति नाल का बिसलदेव रासो, और वीर रस प्रदान में श्रीधर व्यास का रणमल छंद खंड काव्य सामने आता है। खंड काव्य भक्ति काल में लिखे गए और मुख्य रूप से कुतुबुन का मृगावती, नरोत्तम दास का सुदामा चरित, तुलसीदास के पार्वती मंगल, जानकी मंगल आदि, नंददास द्वारा भंवर गीत, रुक्मणी मंगल। ये खंड काव्य की परंपरा आगे भी जारी रही। रीतिकाल में हम देख सकते हैं मंडन मिश्र द्वारा जानकी जू का ब्याह, महाराज प्रियदास का सीता मंगल, नवल सिंह कायस्थ का सीता स्वयंवर और पद्माकर का हिम्मत बहादुर विरदावली। आधुनिक युग में आकर के महाकाव्य नहीं बल्कि खंड काव्य काफी लिखे गए। हम कुछ नाम यहां याददाश्त के बतौर समझने के लिए रख छोड़े हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, वन वैभव और नहुस मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखे जाते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक, राम नरेश त्रिपाठी का मिलन और पथिक, धर्मवीर भारती का कनुप्रिया, एक कंठ बिस्पाई दुष्यंत कुमार का, और संशय की एक रात नरेश मेहता द्वारा रचित है। छायावाद के स्तंभ सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद द्वारा भी खंड काव्य लिखे गए। ग्रंथी पंत का और प्रेम पथिक प्रसाद द्वारा रचित है। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर कुछ बिंदुओं के द्वारा हम समझ सकते हैं। महाकाव्य आकार में बड़ा होगा, विशालकाय होगा, जीवन समग्रतः चित्रित होगा, व्यापकता होगी। खंड काव्य में किसी एक खंड, किसी एक पक्ष पर, किसी एक घटना का वर्णन मिलेगा। महाकाव्य में पात्रों की भीड़ ही होगी। जब महाभारत को देखें या रामायण को देखें तो कितने ढेरों सैकड़ों पात्र है जो आप वहां मेले की तरह देख सकते हैं। और खंड काव्य में पात्र बहुत कम होंगे तुलनात्मक रूप से। नायक के बतौर धीरोदात्त नायक ही होंगे खंड काव्य के, धीर ललित, धीर प्रशांत प्रवृत्ति के।
महाकाव्य में जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि 9 रस यहां पर पूरी तरह से दिखाई देंगे, सभी रस का वर्णन मिलेगा महाकाव्य में, तभी महाकाव्य बन पाता है। और खंड काव्य में एक ही रस में संपूर्ण होना होगा, यानी दूसरे रस की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गद्य के अन्य विविध रूप क्या क्या है। निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, आलोचना पत्र और डायरी। हम निबंध के बारे में चर्चा कर सकते हैं कि निबंध क्या है। निबंध ऐसी विधा है जिसे साहित्य के विद्यार्थी तो जानते ही हैं, गैर साहित्य के विद्यार्थी भी इसे शुरू से, जब वो शिक्षा अर्जित करते हैं तब से लेकर प्रतियोगी परीक्षा तक निबंध लिखते रहे हैं। इसलिए निबंध क्या है हम अलग से पूरे विवरण के साथ, पूरा एक वीडियो आपके पास है पहले से उपलब्ध, उसे देख सकते हैं। फिलहाल सार संक्षेप में, निबंध में लेखक के विचारों का द्वार सा खुल जाता है। विचारों का द्वार यानी विचार ही उसमें निरूपित होते हैं लेखक के। हर लेखक निबंध में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा होता है। और ये हम प्रतिदिन समाचार पत्र जो देखते हैं उसमें विविध विषयों पर लेख अलग अलग अखबार में अलग अलग रूप में पाठक पढ़ सकता है, समसामयिक घटनाओं से जुड़ता रहा है। और लेखकों को पढ़ करके पाठक वैचारिक तौर पर सजग नागरिक बन जाता है। और अगर वो और प्रयास करे तो स्वयं लिख कर लेखक भी बन सकता है। कम से कम निबंध क्या है इसे समझने के बाद अगर वो भी कदम बढ़ाता है, स्वाध्याय करता है। निबंध की परिभाषा के बतौर हम समझ सकते हैं, निबंध में लेखक किसी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक किंतु एक विशेष सौष्ठव, सजीवता एवं वैयक्तिकता के साथ साथ भावों, विचारों और अनुभव को व्यक्त करता है। डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा से हम गुजर सकते हैं, निबंध कलात्मक गद्य लेख को कहते हैं। कला जो वो साध चुका होता है वो वहां दिखाई देती है, जिसमें वैयक्तिक दृष्टिकोण तथा आत्मिक ढंग से विषय का प्रवाहपूर्ण वर्णन हो और संक्षिप्त आकार में स्वतःपूर्ण हो। डॉक्टर दशरथ ओझा बताते हैं कि निबंध एक रचना शैली है जिसमें लेखक किसी विषय पर व्यक्तिगत ढंग से विचार करता है, यानी व्यक्तिगत यहां काफी महत्व रखता है। आप इसको विवरण के साथ अलग से वीडियो पूरा देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी विधा देखते हैं, आत्मकथा। आत्मकथा नाम से ही, सुनते ही यह एहसास हो जाता है कि स्वयं के द्वारा लिखी गई कथा जो स्वयं के जीवन में भोगी हुई दास्तां है। अर्थ अगर हम इसका करें, अपने जीवन की कहानी कह सकते हैं। इसे अंग्रेजी की ऑटोबायोग्राफी का हिंदीकरण कह सकते हैं। हिंदी कोश के अनुसार परिभाषा में हम पाते हैं, आत्मकथा में आत्म अर्थ अपना निज का, मन का, और कथा का अर्थ है जीवन की कहानी। डॉक्टर त्रिगुणायत की परिभाषा हम समझ सकते हैं, आत्मकथा लेखक के जीवन की दुर्बलताओं, सफलताओं का संतुलित व्यवस्थित चित्रण है जिसमें निष्पक्षता से उद्घाटन होता है। हम ठीक से आत्मकथा को समझें, इसके लिए कुछ विशेषताएं हैं जिनको समझ सकते हैं कि आखिर आत्मकथा की विशेषताएं क्या है, किसे कहते हैं आत्मकथा। आत्मकथाकार का जीवन चरित्र ही है। इसमें नायक कोई दूसरा नहीं, स्वयं लेखक ही होता है। विषय वस्तु क्या है इसकी, तो विषय वस्तु
स्वयं के जीवन की घटित घटनाएं होती है और घटनाओं को सत्यता, ईमानदारी व यथा तथ्यता से अभिव्यक्त करना होता है। हम ये कह सकते हैं कि जीवन का एल्बम है, ऐसा मान करके प्रस्तुत किया जाए, जिसे मैं शैली में बयां करना होता है। आत्मकथा कालजयी रचना हो सकती है। जब हम महात्मा गांधी की द्वारा मेरा सत्य नाम से लिखी गई, जो विश्व भर में पढ़ी जाती है, ये कालजयी रचना हुई, उनके जीवन की रचना है। इसको पढ़ करके एहसास कर सकता है कोई भी कि महात्मा गांधी कोई ईश्वरीय अवतार नहीं, अभी चंद वर्ष पूर्व इसी धरा पर पैदा हुए। एक विद्वान ने कहा है कि सदियों बाद लोग विश्वास नहीं कर सकेंगे कि महात्मा गांधी जैसा भी कोई यहां हो चुका है, बल्कि एक अवतार के रूप में सहज रूप से मान सकेंगे। विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा हुआ। इसलिए ये विश्व में सबसे ज्यादा इनकी मूर्तियां लगी हुई है चौराहों पर। स्त्री लेखिकाओं में भी आत्मकथाएं लिखने की प्रवृत्ति रही। कस्तूरी कुंडल बसे, मैत्रेयी पुष्पा की, हादसे और आप हुदरी रमणिका गुप्ता द्वारा लिखी गई। और इनके अलावा एक अलग ही तरह का ट्रेंड इधर चला है, मराठी से लेकर के हिंदी पट्टी में दलित आत्मकथाएं दर्जनों आई। और दलित आत्मकथाएं एक तरह से आंदोलन के तहत निकल के आई। अंबेडकर की विचारधारा या अंबेडकर के दर्शन के आधार पर ये प्रस्फुटित होती है और उसी तबके के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथाएं, दलित आत्मकथाएं एक तरह का आंदोलन का रूप लेती है, प्रवृत्ति के रूप में उभर के आती है। हिंदी साहित्य की एक ऐसी प्रवृत्ति जो दबे कुचले तबके द्वारा, उस तबके के द्वारा जो शोषित, पीड़ित और अन्याय का शिकार रहा, सदियों से अनपढ़ रहा, उसके द्वारा पढ़ लिखने के बाद वो अपने स्वयं की, अपने समाज के उस जिससे शोषित हुआ, वो जो शोषक रहा और जो शोषित तबका है, दोनों वहां उभर करके आते हैं। अगली है जीवनी। जीवनी और आत्मकथा के नाम से ही पाठक समझ सकता है कि जीवनी भी ठीक वैसे ही किसी व्यक्ति पर ही आधारित होती है और व्यक्ति विशेष की रसात्मक अभिव्यक्ति है। जीवन चरित्र या जीवनी चरित्र कहा जाता है। कोशानुसार परिभाषा अगर हम देखें तो जीवनी में किसी मनुष्य के अंतर्बाह्य दोनों ही जीवन का लेखा जोखा होता है। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी के शब्दों में समझें, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को विषय बनाकर जब कोई व्यक्ति लिखता है, उसे हम जीवनी कह सकते हैं। और भी समझने के लिए जीवनी की विशेषताएं क्या क्या है, तो ये देखिए, व्यक्ति विशेष का जीवन चरित्र ही इसमें आएगा। जीवनी व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रकाश है। आवारा मसीहा शरत पर लिखी ऐसी ही रचना है जो काफी चर्चित भी होती है, काफी मेहनत से लिखी गई है। जीवनी में लेखक की तटस्थता आवश्यक है। लेखक तटस्थ रूप से लिखेगा, जीवन को देखेगा। चरित्र नायक के व्यक्तित्व की छोटी बड़ी वो बारीकियां भी उभर करके आनी चाहिए। हम विदेशी विद्वान लिटन स्ट्रेची के शब्दों में कह सकते हैं, जीवनी में कोई भी अनावश्यक बात न आए तो आवश्यक बातें छूटनी भी नहीं चाहिए। अब यूं कह सकते हैं, जीवनीकार की तटस्थता, ईमानदारी, सहृदयता व कलात्मकता महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं है रचनाकार में,
तो ये इतिहास बन करके रह जाएगी, किसी व्यक्ति विशेष का इतिहास ही कही जा सकती है, जीवनी नहीं। कुछ चीजें बेहद जरूरी है जो लिख रहा है उसमें। अब और भी हम ठीक से गहराई से समझ सकते हैं जब आत्मकथा और जीवनी में अंतर को समझेंगे। रचनाकार का अंतर साफ है कि रचनाकार इसके एक का स्वयं होता है जो आत्मकथा लिखता है, दूसरा जीवनी लिखने वाला दूसरा होता है। एक स्वयं होता है, दूसरी रचना का दूसरा रचनाकार होता है। जीवनी चरित्र नायक की है जिसमें लेखकीय दृष्टि से लिखी जानी होती है, उसके अभ्यास पर, उसकी मेहनत पर, उसकी बारीक दृष्टि पर और उसके दृष्टिकोण का भी यहां महत्व रहता है। वर्ण, विषय और सामग्री स्रोत में अंतर होता है। जीवनी जिसकी भी लिखी जाएगी उसका लेखक दूसरा होगा, सो वो चरित्र नायक के लिए विषय खोजना होगा, सामग्री उसे बाहर देखनी होगी, उसके आसपास का परिवेश, उसके बारे में जानकारी चाहिए होगी। और आत्मकथा में सामग्री स्वयं के पास है, स्वयं ही सामग्री है, इसलिए जीवनी में प्रेरणा स्रोत के पास जाना होता है। चरित्र नायक को विष्णु प्रभाकर जिस तरह से आवारा मसीहा में शरत चंद से आसपास के वातावरण, उनसे संबंधित दस्तावेज, जानकारियां जुटा करके वर्षों लगा करके इस चरित्र नायक को समझते हैं, तब एक जीवनी आकार लेती है और एक ऐसी जीवनी बनती है जो ऐतिहासिक होती है, क्लासिक बन जाती है। आत्मकथा जीवित पर लिखी जाएगी, जीवनी दोनों पर ही हो सकती है। इसे यूं समझ सकते हैं कि आत्मकथा आत्मकथाकार द्वारा यानी स्वयं द्वारा लिखी जाएगी और स्वयं जब जीवित होगा तभी लिखेगा। लेकिन जीवनी ऐसे पर भी लिखी जा सकती है जो इस दुनिया में नहीं है, वो मेहनत करके जीवनी उस पर भी लिख सकता है। इस तरह से यूं कहेंगे कि जीवनीकार को तटस्थता अपनानी होती है, अधिक तटस्थता की जरूरत होती है, चूंकि जीवनी अन्य परक होती है, यानी अन्य के द्वारा लिखी जा रही है, इसलिए तटस्थता की वहां आवश्यकता है। क्योंकि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती, इसलिए तोड़ने मरोड़ने की भी उसे आजादी है कि कितना तोड़ मरोड़ करके वो पेश कर रहा है। आत्मकथा में आत्मशलाघा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो अहम का एक दस्तावेज होकर के रह जाएगी, आत्मकथा नहीं बनेगी। जिस तरह से महात्मा गांधी मेरा सत्य कह करके लिखते हैं, उसमें अपनी कमजोरियां, मांस का खाना, बीड़ी सिगरेट पीना, ये सब निसंकोच लिखते हैं। कितनी कमजोरियां उनमें थी वो सब लिखते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते, आत्मशलाघा करते हुए प्रतीत नहीं होते। इसलिए जीवन से अधिक प्रामाणिक हो सकती है आत्मकथा, क्योंकि इन दोनों को अगर शैली की दृष्टि से भी देखें तो शैली में जीवनी में अन्य परक शैली होगी, आत्मकथा में मैं शैली में लिखा जाएगा, क्योंकि स्वयं लेखक है, इसलिए मैं का वो बार बार उच्चारण करता हुआ प्रतीत होगा। अगली है रेखा चित्र। रेखा चित्र चित्रकारी से संबंधित है, चित्रकला से संबंधित है, लेकिन ये शब्दों की रेखा चित्र है। इसमें रेखाओं की नहीं, शब्दों की जरूरत पड़ती है। क्या होता है इसमें? किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्म स्पर्शी एवं सजीव वर्णन होता है।
रेखा चित्र अंग्रेजी का स्केच का पर्याय है। इसमें साधन शब्द होते हैं, रेखाएं नहीं, क्योंकि रेखा चित्र में रेखाएं होती है, शब्द नहीं। इसलिए रेखा चित्र चित्रकला से उत्प्रेरित साहित्यिक विधा है। बैजनाथ सिंघल जब ये कह रहे हैं कि चित्रकला से प्रेरित होकर के जैसे रेखा चित्र लिखा गया हो, ये हो सकता है। रेखा चित्र लेखक के दिमाग में ऐसा है, लेकिन वो शब्दों के द्वारा ही ऐसा कर सकता है, इसलिए वो रेखा चित्र कहलाता है। और ये चित्रकला, क्योंकि इसमें भी रेखाओं का आभास होता है और भीतर की अपेक्षा बाहर का चित्रण अधिक होता है, इसलिए ये रेखा चित्र है। रेखा चित्र कल्पना की अपेक्षा वास्तविक जगत केंद्र में रहता है। वास्तविक जगत ही उसके दिमाग में केंद्र में रहता है। कल्पना साहित्य की हर विधा में होती है, लेकिन रेखा चित्र में वास्तविकता अधिक होती है। अगली संस्मरण जिसे हम कहेंगे, स्मृ धातु में सम उपसर्ग जोड़ करके ल्युट प्रत्यय के योग से यह शब्द बना है और कहलाता है संस्मरण। संस्मरण में सम्यक या संपूर्ण रूप से स्मरण करना होता है, यानी रचनाकार स्मृति में जाकर के जितना उसकी स्मृति में है, याददाश्त अच्छी है, होनी चाहिए, तब वो संस्मरण लिख पाता है। स्मृति के आधार पर व्यक्ति या विषय पर लिखे लेख को संस्मरण कहा गया है। महादेवी वर्मा अच्छी रेखा चित्रकार रही, इसलिए उनकी परिभाषा संस्मरण पर देखिए। संस्मरण में हम अपनी स्मृति के आधार पर समय की धूल पोंछकर उन्हें अपने मनोजगत निवृत्त कक्ष में बिठाकर उनके साथ जीवित रहते हैं, अपने आत्मीय संबंधों को पुनः जीवित करते हैं। रिपोर्टाज के बारे में आप जितना जानते हैं वो हो सकता है आप कुछ शब्द पहली बार सुनेंगे कि यह हाल ही की विधा है और द्वितीय विश्व युद्ध को ज्यादा समय नहीं हुआ। इससे पहले रिपोर्टाज अन्य विधाओं की तरह नहीं हुआ करता। द्वितीय विश्व के युद्ध की देन ही कहा जाता है। समाचार पत्रों में समाचार लिखे जाते रहे हैं और ये इसलिए समाचार पत्रों की देन है जो पत्रकार की कोख से जन्मा बतलाते हैं। और इसका जन्म 1936 में होता है। अमेरिकी लेखक इलिया एटनबर्ग द्वारा आंखों देखा युद्ध का वर्णन किया जाता है। उनके युद्ध के आंखों देखे वर्णन से इसका जन्म माना गया है। और यह भी एक आश्चर्यजनक घटना है कि हिंदी में भी ठीक 2 साल बाद ऐसी रचना आती है जो शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखी गई लक्ष्मीपुरा नाम से दिसंबर 1938 में लिखी जाती है। और इस तरह से रिपोर्टाज हिंदी में भी उसी दौर में सामने आ जाता है। यात्रा वृतांत के बतौर आप यात्रा जो यात्री होता है अगर वो लेखक है तो निश्चित तौर पर लिखेगा। और यही कारण है कि यात्रा वृतांत ऐसे रचनाकारों के द्वारा लिखे गए जो यात्रा करने में अधिक विश्वास करते हैं। इसलिए ये यात्रा करते हुए देखा गया वृतांत लेख को यात्रा वृतांत कहते हैं। रिपोर्टाज और यात्रा वृतांत में क्या अंतर है? अंतर बखूबी है, क्योंकि रिपोर्टाज एक घटना पर, उस जगह विशेष पर, जैसे युद्ध का वर्णन चल रहा है, लेकिन यात्राएं उस रचनाकार की बदलती रहती है। वो जिस जगह पर पहुंचता है वहां का यात्रा वृतांत लिखा करता है। रिपोर्टाज उस घटना विशेष पर चला करके जाता है, वह ठहरता है, फिर वर्णन करता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं रिपोर्टाज एक तरह से यात्रा वृत्त का डिटेल है और अधिकतर रिपोर्टाज
तात्कालिक उत्तेजना के रूप में लिखा जाता है। तात्कालिक उत्तेजना से यह आशय हुआ कि अमेरिकी लेखक युद्ध क्षेत्र में पहुंच करके उस उत्तेजना को महसूस करके प्रतिदिन युद्ध की घटनाओं पर लिखते रहे। इस तरह से रिपोर्टाज बना। अन्य विधाएं इसके अलावा जो गौण रूप में है, लेकिन एक जो शुरू से दिखाई देती है, आलोचकों के रूप में रामचंद्र शुक्ल से लेकर के नामवर सिंह तक, जो डॉक्टर नगेंद्र और भी बहुतेरे, रामविलास शर्मा आदि द्वारा लिखी गई आलोचनाएं आलोचना नामक विधा में आती है। पत्र द्वारा या ऐसे साहित्यकारों के द्वारा पत्र लिखे गए, पत्र की वो पुस्तिका बन गई, तो वो साहित्यकार के वो पत्र साहित्यिक विधा में गिने जाते हैं। कुछ साहित्यकारों ने डायरियां लिखी है, इस तरह से एक डायरी विधा भी मानी गई है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि साहित्यिक विधाएं क्या है। आप समझ गए होंगे, साहित्यिक विधाएं, किसी भी साहित्य से आप जुड़िए। प्रेमचंद की जो परिभाषा शुरू में दी गई थी, जीवन की आलोचना है साहित्य। अगर ऐसा मान करके चलते हैं तो आप साहित्य से जुड़ करके आज की भाग दौड़ से होने वाला तनाव से मुक्त हो सकते हैं। धन्यवाद। और दूसरी, निबंध का डिटेल आप अगर देखना चाहेंगे तो